नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और इंडिया व्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक विशेष शख्सियत मौजूद है, डॉक्टर राहुल कुशवाहा, जो लगातार शिक्षकों के अधिकारों के लिए संघर्षरत रहते हैं और आप माध्यमिक शिक्षक सेवक संघ के मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष हैं। आप एक अध्यापक हैं। राहुल कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया व्यूज़ पे। नमस्कार मनोज जी। नमस्ते राहुल जी। राहुल जी, आज शिक्षा को लेकर के बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। उसके बीच में जो शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, उस निजीकरण को लेकर के आपकी क्या राय है? मनोज जी, आपने बिल्कुल मेरा पसंदीदा टॉपिक डिस्कस कर रहे हो। आप सरकार का मंशा मुझे समझ में नहीं आ रही। हर चीज में मैं सुन रहा हूँ प्राइवेट कर दूंगा, प्राइवेट कर दूंगा, जब प्राइवेट कर दूंगा गवर्नमेंट करेगी क्या? फिर अगर ये सब चीजें प्राइवेट हो जाएंगी तो गवर्नमेंट का क्या काम रह जाएगा? आप मुझे ये बताइए। आर्मी प्राइवेट कर दीजिए, आप इसरो प्राइवेट कर दीजिए, आप ये जितना यूनिवर्सिटी, जो जैन यूनिवर्सिटी जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, जो सारा स्टफ, जो क्रीम सारी वहां से निकलती है, आप सब प्राइवेट कर दीजिए। आपको पता लग जाएगा क्या होगा। ये प्राइवेट वाले बेच के खा जाएंगे इनको सबको। आपको बता रहा हूं, या आज आप सरकारी स्कूल बंद कर दीजिए, प्राइवेट की स्कूल आप 1 लाख रुपए हो जाएगी आपकी प्राइमरी के बच्चे की फीस। आपको समझ में नहीं आएगा हुआ क्या आपके साथ। आप यहाँ खड़े हो, प्राइमरी के बच्चे के स्कूल फ्री है, फीस कम है, इसलिए प्राइवेट वाले खड़े हैं। ये बार बार जो प्राइवेट प्राइवेट शब्द बोलते हैं ना, इट्स वेरी एम्बेसिंग। आप ये देखिए, कोरोना काल में सब सरकारी, ये जितना आप वर्ल्ड में जो हाँ वाह वाह हो रही है आपकी इंडिया ने बहुत अच्छी तरह काम करा है, बहुत अच्छी तरह काम करा है। सरकारी आदमी ने कह रहा है क्योंकि हम वी आर सिक्योर्ड है, तो हम बेईमानी पे नजर नहीं डालते हैं। प्राइवेट आदमी आपको बेच देगा। आपको मैं बता रहा हूँ किसी तरीके से ये स्थिति इतनी खतरनाक स्थिति होने वाली है कि मेरे को समझ में नहीं आता है प्राइवेट क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोरोना में इंजेक्शन अगर प्राइवेट को दे देते, बिल्कुल, तो ये आपके हमारे जहर के इंजेक्शन लगा रहे होते। आपको मैं बता रहा हूँ, पानी के इंजेक्शन लगते हैं आपके। जिस दिनों से इंजेक्शंस बेचे हैं इन्होंने, करे हैं, जो प्राइवेट कंपनीज को दे दिए हैं, प्राइवेट को दे दिए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे दिए हैं, उन्होंने पानी के इंजेक्शन लगा दिए हैं। आप ये नहीं समझ रहे कि जो एक कमीशन क्वालिफाई करके जो सरकारी ओहदे पे जो आदमी आया है वो बहुत जिम्मेदार आदमी है। आप इलेक्शन क्यों नहीं करा लेते? प्राइवेट से करा के देखिए, पता लग जाएगा आपको। प्राइवेट का क्या है? प्राइवेट का काम केवल कमाना है, उनका उद्देश्य कमाने का है। वो आप नौकरी नहीं दोगे, कल दूसरी नौकरी देख लेंगे, तीसरी नौकरी देख लेंगे। सरकारी आदमी को पता है कि मेरा बच्चा, मेरा पेट, मेरे सारी चीजें यहीं से पलना है, ये मेरी रोजी है, ये मेरा ईमान है। इस तरीके से एक सरकारी आदमी करता है। आप एक्सेप्शनल केस छोड़ दीजिए, वरना जो भी गवर्नमेंट जॉब में है वो बड़ी ईमानदारी से और मेहनत से काम कर रहा है। सरकार कुछ भी आप कंपैरिजन प्राइवेट से कर देते हैं या किसी से भी कर देते हैं। अगर आपने प्राइवेट के हाथ में दे दिया तो आप ये मान लीजिए देश बिक जाएगा आपका किसी तरीके से। क्या आप आर्मी देख के आर्मी क्यों नहीं कर देते प्राइवेट? आप हर चीज को प्राइवेट किसी तरीके करना चाह रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि चाह क्या रहे हैं, किस तरह से। अगर सारी चीजें जब प्राइवेट हो जाएंगी, सरकार करेगी क्या? मनोज जी, मुझे बड़ा एग्रेसिव होके बोलना पड़ रहा है कि प्राइवेट का तो लॉजिक ही नहीं है। अगर प्राइवेट किसी का बैंक ने अगर प्राइवेट कर दिया ना, अगर बैंक जो प्राइवेट कर दिया, आप देखिए क्या हालत है उनकी, प्राइवेट वालों की। आपके ऊपर आप लोन देके देखिए, 100-200 300 गुना वसूल रहे हैं आपके ऊपर टैक्स। आप दूसरे देखिए ना, ये नेशनलाइज बैंक की वजह से आप बच रहे हैं। जिस दिन प्राइवेट कर दिए जाओगे ना, आपके ऊपर पता नहीं लगेगा आपको कब आपके अकाउंट में 10,000 कट गए, 5,000 कट गए, किस तरह से कट गए। अरे प्राइवेट सरकारी इंस्टीट्यूट्स ने मेंटेन कर रखा है। अब आपकी ड्यूटी है, मान लो बीएसएनएल आपने भेज दिया, ये गलती किसकी है? आपने ही कराए। इस सारे टावर इंडिया में, सारे सर्वर सब आपके थे। ये आपने जब प्राइवेट कंपनीज को दे दिया, अपने सर्वर अपने दे दिए, तो बीएसएनएल क्या करेगा इसमें? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार का काम क्या है ये बताइए आप मुझे बहुत एम्बेसिंग होके बात कहनी पड़ रही है कि मेरे को सरकार के खिलाफ इस मामले में बोलना पड़ रहा है कि प्राइवेट करके फिर देश मुझे नहीं लगता किस तरह से चल पाएगा, क्योंकि प्राइवेट आदमी का तो अप्रोच ही है कि उसका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना है।
और सरकारी आदमी का उद्देश्य अपने देश को संभाल के, अपने बच्चों को पढ़ा के अपने देश को संभालना है, देश को बचाना है। आप देखिए आर्मी इसका आपके पास बहुत बड़ा उदाहरण है। उनकी पेट भरे हुए हैं, उनके बच्चे पल रहे हैं, इसलिए वो आराम से बॉर्डर पे खड़े हैं, मुस्तैदी से खड़े हैं। अब उनको पेट की परवाह होगी, उन्हें पता है कि आज नौकरी नहीं है, कल को नौकरी नहीं रहेगी, वो क्यों दिल लगाएंगे किसी से? आप एक बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल जी कि अगर हमें ये पता है कि हम हमारे पीछे हमारा परिवार, हमारे न रहने के बाद हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा या हमारी सेवाएं सुरक्षित है, इस वजह से हम अपना निस्वार्थ बिल्कुल मन लगा करके जो भी सरकार द्वारा काम दिया जाता है वो करते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय है कि ये प्राइवेटाइजेशन इतना तेजी से बढ़ते जा रहा है। अभी आरबीआई का एक बयान आया था कि जो सरकारें या जो प्रदेश पुरानी पेंशन को बहाल करेगा वो प्रदेश की आर्थिक हालत बड़ी खराब हो जाएगी। तो ये आरबीआई का क्या कहना, ये पिछले 70 सालों में देश की हालत क्या इनकी वजह से खराब हो रही थी? मनोज सर, ये लाखों करोड़ों रुपया जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका माफ कर रहे हैं, उनका अगर 5% भी अगर ये हमारे पे खर्च कर देंगे, उनका 5% भी हमारे पे कर देंगे तो हमारे को सबको पेंशन बड़े आराम से मिल जाएगी। आदमी की उम्र, औसत उम्र क्या रह गई है अब? 60-65 साल रह गई है। पहले की तरह 80 साल थोड़ी था। कितने साल पेंशन देनी पड़ेगी? मेरे को समझ में नहीं आ रहा किस तरह से ये टैकल कर रहे हैं। आप ये देखिए, बहुत ही खराब स्थिति है कि आप पैरामिलिट्री फोर्स जो सेना के साथ लड़ती है, सेना के साथ चलती है, सेना तो चलो तो भी पीस टाइम में अंदर है। आप देखिए बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, देश के बॉर्डर्स पे लगी हुई सारी जंगियां वो फाइट कर रही हैं, उनके जवान मर रहे हैं, उनके मरने, उनको पेंशन नहीं मिल रही। मतलब आप दर्द महसूस कीजिए, किस तरह से दर्द आप ये महसूस कीजिए। उनको पेंशन नहीं मिल रही, आप क्या किस तरह से सिक्योरिटी कर रहा है, कैसे कर रहा है? आर्मी तो जब डिफिकल्ट कंडीशंस होती हैं या कभी वार होती है तब जाती है बॉर्डर्स पे, वरना बॉर्डर्स पे तो बीएसएफ रहता है। आप ये देखिए, अब तो नया नियम के अनुसार तो जब लड़ाई होगी तो बीएसएफ को आर्मी के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि उनका वो देखा हुआ एरिया है। तो वो तो बेचारे सारी जिंदगी इसी काम में रह गए। आप ये देखिए कि एक जो जवान लड़ रहा है, मर रहा है, उसकी लाशें आ रही हैं, आप ये देख रहे हैं और उनका दिल नहीं कांप रहा। आप किस तरह से स्थिति देख रहे हैं? ये 6-6 पेंशन ले रहे हैं मनोज जी, 6-6 पेंशन। आप ये देखिए किस तरीके से देश चला रहे हैं। आप एक समान नागरिक, समान देश, एक सारी बातें कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं संविधान को? आप ये देखिए, सब पावर गेम हो गया है, सब पावर गेम हो गया है, पावर गेम हो गया है। जुडिशली पेंशन ले रही है, आर्मी पेंशन ले रही है, संसद, एमएलए, एमपी सारे सब पेंशन ले रहे हैं। 2-2, 3-3, 4-4 तरह की पेंशन ले रहे हैं। और आप और हम क्या करेंगे 60 साल बाद? आप स्थिति देखिए। पेंशन एक बहुत ही खतरनाक मुद्दा है और ये जिस हिसाब से आग लग रही है समाज में, जिस तरह, क्योंकि अभी तक तो ओपीएस वाले ज्यादा थे, जब एनपीएस वाले ज्यादा आते चले जाएंगे तो नेचुरल सी बढ़ती जाएगी। इनको अपने आप ही शांति से, जैसे हिमाचल ने, राजस्थान ने कर दिया है, उसमें भी आप ये देखिए रोड़े अटका रहे हैं ये, क्योंकि उसका कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में जमा हुआ है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट में पैसे देने को मना कर रहे हैं। अरे भाई क्या करेंगे? कम खा लीजिए, लेकिन कम से कम एक हमारे पास एक ही तो है। हमारे क्या सम्मान राशि है? वो पेंशन नहीं है, हमारी सम्मान राशि है। हमारा बुढ़ापा कट जाए, कौन पूछेगा हमको? कौन पूछेगा? किसी तरह हमारे हाथ पैर काबिल नहीं रहेंगे, किस तरह से हम किस तरह से करेंगे? हमारे बहन बेटी घर में आएगी, क्या देंगे उनको? किस तरह से पैसे देंगे? बहुत ही खराब स्थिति है और लोकतंत्र बिल्कुल इसका हनन किया जा रहा है, इसका गला घोटा जा रहा है। जिस तरह से स्थिति हो रही है कि सब पावर गेम कर दिया है, जिनके पास पावर है वो एंजॉय कर रहे हैं, बाकी सब हालत खराब है। बिल्कुल, सरकारों का ये तर्क मुझे नहीं समझ में आता है कि जो आप अभी एनपीएस में पैसे दे रहे हैं तो सरकार 14% एक्स्ट्रा देती है और वो सारा पैसा इकट्ठा होकर के मार्केट में जाके लग जाता है
और जो लोग पुरानी पेंशन में है, उसको अपना 10% जो है कि पेंशन स्कीम में जीपीएफ में कटवाना पड़ता है, वही पैसे पे ब्याज लग करके रिटायरमेंट के टाइम मिलता है। तो जो गवर्नमेंट अभी अपना 14% दे रही है, वही तो उसे बाद में पेंशन के रूप में देना है। मुझे समझ नहीं आता कि सरकार को इसमें प्रॉब्लम क्या है। और वर्तमान में जो जीपीएफ का पैसा सरकार के पास इकट्ठा होता है, उस पैसे को राजस्व के रूप में कहीं भी सरकार अपने विकास कार्यों में प्रयोग कर सकती है, करती भी है। तो ऐसे में जो लोगों की डिमांड है पुरानी पेंशन की, मुझे लगता है कि सरकार को मान लेना चाहिए इसमें इतनी कठिनाई है नहीं जितना सरकार बता रही है। मनोज जी, जिस हिसाब से इनको कोई भी परेशानी नहीं है, मगर ये हमें एक साधारण अध्यापक नहीं रहना चाहते, ये हमें बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। ये हमारा पैसा एक तरह से, मैं आप बहुत ही गलत भाषा का उपयोग करके बोलूंगा कि सट्टा लगवाना चाह रहे हैं हमसे ये। जिस अध्यापक ने केवल पढ़ाई और क्लास के सिवा, बच्चों के सिवा कुछ देखा नहीं है, उसको क्यों मार्केट में भेज रहे हो भैया? उसकी इच्छा नहीं है, उसका इच्छा नहीं है धन दौलत कमाने की, उसको केवल अपना पेट पालना है, बच्चे पालने हैं। क्यों उसको जबरदस्ती उसको बिजनेसमैन बना रहे हैं? क्यों उसे अंबानी बनाना चाह रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो तो एक बहुत सम्मान की रोटी खाना चाहता है। एक अध्यापक के पास क्या होता है? कुछ नहीं है। खाने के नाम पे दाल रोटी है, केवल बच्चों को पढ़ा लिया और इसके सिवा उसके पास कुछ नहीं है। उसको क्यों बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं? क्यों फंसा रहे हैं? क्यों बड़ा आदमी बनाना चाह रहे हैं? हमको बड़ा आदमी बनना नहीं चाह रहा और वो आप उसे बड़ा आदमी बना रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आती सरकार की पॉलिसी क्या है। और मैं केवल आपको ये कह रहा हूँ, ये जितने लोन माफ कर रहे हैं ना, अगर ये लोन के अगर 5 या 10% भी माफ करने बंद कर दे और हमारी पेंशन बड़े आराम से मिल जाएगी। बहुत, मैं बिल्कुल आपको डेटा मैथमेटिकल बात बता रहा हूँ। कठिनाइयाँ तो बहुत हैं और शिक्षकों का संघर्ष जारी है। बाकी लोगों का क्या होगा नहीं पता है, लेकिन जैसा आपका भी कहना है कि ये हम पुरानी पेंशन तक मिलने तक संघर्ष जारी रहेगी। बड़ा ही अच्छा आपने ध्यान दिलाया राहुल जी। एक शिक्षकों के मेडिकल से संबंधित बहुत दिनों से ये मुद्दा लंबित है। सरकार इस पे हमें मेडिकल सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं प्रदान करती है। और अगर शिक्षक खुद बीमार हो जाए किसी गंभीर बीमारी से, या उसका परिवार कोई बीमारी से ग्रसित हो जाए, तो ऐसे में शिक्षक क्या करेगा? बाकी डिपार्टमेंट में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गई हुई हैं, पर माध्यमिक के विद्यालयों के अध्यापकों के लिए कोई मेडिकल गारंटी नहीं है। क्या सरकारें ये समझती हैं कि माध्यमिक के अध्यापक अजर अमर हैं, ये कभी बीमार नहीं होंगे, ये कभी जो है कि उनके बीमारी नहीं होगी और वो परेशान नहीं होंगे? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मनोज जी, ये सरकार का नियत का सवाल है कि वो देना चाहता है या नहीं देना चाहता। क्योंकि मेडिकल सुविधा आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, सब जगह फ्री सुविधा है। हमारा टैक्स काटने का मतलब क्या है? वो टैक्स जा कहाँ रहा है? हमारा जीएसटी कट रहा है, हमारा वैट कट रहा है, हमारे पे सारे दुनिया भर के टैक्स लगे हुए हैं। हम पेट्रोल गाड़ी चलाते हैं, पर लीटर टैक्स लग रहा है, पर रोड टैक्स दे रहे हैं, हम सब कुछ टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद आके आप 60 साल पे मान लो हमको हार्ट की बीमारी होती है, कुछ होती है, 5 लाख लगता है, 10 लाख लगता है। एक अध्यापक कहाँ से लाएगा? आप ये बताइए। या तो आप चिकित्सा बिल को फ्री कर दीजिए, तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है फिर किसी भी चीज की। अब इंस्टेंट डालने के लिए कम से कम लगभग 4 लाख 5 लाख लग रहा है, तो कहाँ से एक शिक्षक ला पाएगा? फिर वही बात आएगी कि वो अपना गलत काम में यूज करेगा, फिर शिक्षक बदनाम होगा, पूरी एक शिक्षक बिरादरी बदनाम होगी। तो आप उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर दे, उसकी ज्यादा उसकी आवश्यकता ही नहीं है, उसकी इच्छा ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा राहुल जी कि आपने कि शिक्षकों की मूलभूत सुविधाओं को अगर सरकार प्रदान कर दे तो शिक्षक आराम से अपना ध्यान जो है कि छात्रों पे केंद्रित करे और उनके भविष्य को बनाने और संवारने में अपना पूरी एनर्जी के साथ योगदान दे, पर फोकस करें। बिल्कुल फोकस करें। लेकिन शिक्षक तमाम सारी स्थितियों में उलझा होता है। आज की डेट में स्थिति यह है कि सरकार के द्वारा चलाए गए जितने भी कार्यक्रम है, शिक्षकों को उसमें लगाया जाता है। शिक्षक जो है इलेक्शन कराएगा, शिक्षक जनगणना कराएगा, शिक्षक जो है कोविड में भी कहीं कहीं ड्यूटी लगती रहेगी और तमाम तरह की समस्याएं रहती हैं, जिससे कि शिक्षक अपना अध्यापन पे प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता और उसका भी उत्तरदायित्व तो लास्ट में जाकर के शिक्षकों को ही उसका दोषी माना जाता है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए?
मनोज जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। शिक्षक का, गुरु का मतलब ज्ञान देने से मतलब होता है। यहाँ ज्ञान देने का तो सारा मामला खत्म कर दिया है। अब तो केवल इनको बाबूगिरी सिखाई जा रही है कि आपको जनगणना करनी है, आपको वो मतदान को किस तरह से करवाना है, आपको कोरोना वैक्सीनेशन की आपके कंट्रोल रूम में ड्यूटी लगेगी, आपको जातिगत जनगणना कर रही है। मतलब उसको पढ़ाई के सिवा सारी बातों में उलझाए रखा जा रहा है। और ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो किस शिक्षा को किस दिशा में ले जा रहे हैं। शिक्षक को तो बिल्कुल एक फोकस्ड होना चाहिए कि भाई वो हमारे भविष्य को सुधारने का प्रयास कर रहा है, तो भविष्य पे जो काम वर्क कर रहा है उसको तो आप बिल्कुल छेड़छाड़ करने की उसके साथ जरूरत ही नहीं है। उसको सिंपल इस जगह है कि मुझे केवल बच्चों के एजुकेशन सिस्टम मजबूत होना चाहिए, आप केवल इसी फोकस करें, बाकी चीजें हम संभालेंगे। सही कहा राहुल जी ने। और शिक्षकों के एक स्थानांतरण का जो मुद्दा है ये बहुत दिनों से लंबित है। और जो पुरानी स्थानांतरण नीति थी उसमें कई जगह फाइलें जाती थी, उसमें लगातार भ्रष्टाचार होता था, फिर भी शिक्षक को प्रॉपर अपनी जगह मिल पाती थी, नहीं मिल पाती थी। तो भाजपा सरकार आने के बाद, योगी जी की सरकार आने के बाद इन्होंने कुछ व्यवस्था तो की थी, पर पता नहीं कहाँ वो अटका हुआ है। 2-3 साल हो गया, कोविड के पहले से कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है और शिक्षक इसको लेकर के परेशान है। तो आप का जो शिक्षक संघ का गुट है वो इस पे क्या संघर्ष कर रहा है, या क्या इस पे आगे की रणनीति है कि इसको जल्दी से जल्दी कैसे लागू किया जाए? सर, ये बहुत साधारण सी चीजें हैं। आजकल हर चीज, अध्यापक का सारा डेटा कंप्यूटर में फीड है, सरकार के पास सारा डेटा है, कहाँ कितने शिक्षक की आवश्यकता है, कहाँ कितने ज्यादा है, कितने कम है। इसको चाहे तो एक सॉफ्टवेयर किसी भी तरीके से उसको मॉनिटरिंग करके उसे बहुत आराम से बता सकता है कि यहाँ शिक्षक कम है और इनको यहाँ भेजा जा सकता है, उनको गृह जनपद में भी भेज सकते हैं, उनको किसे, जिससे ये कि वही दिमाग में बार बार उसके दिमाग में ये रहेगा, मेरा बच्चा सोता है, मेरे पिताजी बीमार है, मेरी मदर बीमार है, मैं कैसे चाहूँ, मैं छुट्टी लूं तो कैसे ना लूं, उसका ध्यान शिक्षा में कैसे जाएगा। अगर उसको कंफर्टेबली आप नियम के अंतर्गत रह के और उसका ट्रांसफर कर सकते हैं तो बहुत चीजें साधारण है। वो सारी बात नियत पे ही बार बार आ रही है कि आपके अगर नियत सही है तो आप सीधे ऑनलाइन कर दीजिए सिस्टम, उसको भरने का प्रोसीजर कीजिए, उसके पॉइंट्स रख दीजिए कि ये पॉइंट्स हैं, इसके पर्टिकुलर हर चीज का एक एक पॉइंट है कि साहब आपको गृह पर कहाँ चाहिए, आपकी क्या मेरिट है, किस हिसाब से है, पॉइंट्स रखना सीधा सीधा उसका। ये तो सीधे मैथमेटिक्स है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार नियत अगर उसकी सही है, वो चाहता है कि भ्रष्टाचार ना फैले, बाबुओं के पास पैसा न जाए, इधर उधर अध्यापक को धक्के ना खाने पड़े, तो बहुत साधारण तरीका है इसके लिए सरकार के पास। सही कहा राहुल जी आपने कि अगर सरकार की मंशा सही हो तो ये सारे काम बड़े आसानी से निपट सकते हैं। आपने बातों बातों में भ्रष्टाचार की बात करी, तो शिक्षा के अंदर या शिक्षा विभाग के अंदर जो भ्रष्टाचार है उस पे कैसे लगाम लगाया जाए? सरकारें इसके लिए क्या कर रही हैं, या कुछ कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं? यहाँ अगर शिक्षक को अपनी पेंशन के पेपर बनवाने हो, या पेंशन प्राप्त करना हो, या कोई एरियर है, या किसी भी तरह के काम है, उन सारे कामों के लिए उसे बिना पैसे दिए कोई उसका काम नहीं हो पाता है। तो इस जो शिक्षा जगत में भ्रष्टाचार है इसको कैसे रोका जाए? मनोज जी, आपने बहुत ज्वलंत मुद्दा छेड़ा है। और जब तक मैं एक अध्यापक था तब ये मुझे सारी चीजें पता नहीं थी। अब जब से मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष बना हूं मुजफ्फरनगर का, तब ये समस्याएं मेरे सामने आ रही हैं और मैं देख रहा हूं, उनको अनुभव कर रहा हूं किस तरह से फाइलिंग के पैसे लिए जा रहे हैं, क्या लिया जा रहा है, उनके प्रमोशन है, जो चीज बिल्कुल सिस्टमेटाइज है कि मान लो 10 साल बाद ये ग्रेड लगना है, 20 साल 22 साल बाद ये लगना है, बहुत सिस्टमेटाइज है। उसमें जॉब कर रहा है, उसका डेटा आपके पास है, सारी चीज आपके पास है। उसके बाद भी उसे आपके डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम आपकी ज्वाइनिंग सारी चीज जमा कर लिए गए हैं, उनके ज्वाइनिंग लेटर जमा कर लिए गए। उसके बाद भी जब बाबू कागज मांगता है, कभी ये कागज मांगता है, कभी वो कागज मांगता है, मतलब इट्स वेरी एम्बेसिंग कि एक अध्यापक को अपने जो उसके मूल अधिकार है उसको पाने के लिए भी इतनी फाइट करनी पड़ रही है, अननेसेसरी फाइट करनी पड़ रही है।
जबकि सारा डेटा सरकार के पास है। वो डेटा हमसे क्या मांग रहे हैं ये बताइए आप? एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग उनके पास सब कुछ है, बिना बात अननेसेसरी उनको परेशान करना। आपका ज्वाइनिंग लेटर सब चीजें आपके पास है, आपके कंप्यूटर में सब चीजें हैं, बिना बात उसको आपका इंक्रीमेंट नहीं लगा रहे, इंक्रीमेंट में अप्रूवल होगा, ये भाई सीधा सीधा सिस्टम चीजें हैं। उसको बिल्कुल वो आया है, आदमी के 10 साल हुए, 22 साल हुए, उसको सीधा सीधा ग्रेड दे देना चाहिए, अपग्रेड कर देना चाहिए। उसमें मेरे को समझ में नहीं आता कि अननेसेसरी के ये ऑब्स्टिकल क्यों लगा रखे और क्या इसके पीछे मंशा, और यही भ्रष्टाचार फैला रहा है और क्या है। वरना मैं जब साधारण टीचर था मुझे सब पता नहीं था ये बातें, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि मैं एक एक चीज के लिए फाइट करनी पड़ रही है मुझे। एक एक चीज अपना जीपीएफ के लोन के लिए सीधा बाबू मांग रहा है 5%, 2%। व्हाट इज दिस? हमारा पैसा और बाबू मांग रहा है पैसे फॉर व्हाट? मतलब आप क्या भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है ये? क्या आप अपने पैसे को लेने के लिए भी आपको परसेंटेज देना पड़ रहा है? हम अधिकारी के पास जा रहे हैं, अधिकारी बाबू के पास भेज रहा है, बाबू अधिकारी के पास भेज रहा है। मतलब आप, मैं बता नहीं सकता, किसी की लड़की की शादी है, किसी का कोई फैमिली प्रॉब्लम है, किसी को मकान लेना है, प्लॉट लेना है, अपने पैसे को लेने के लिए भी इतनी दिक्कत। सीधा ऑनलाइन होना चाहिए, दुनिया चांद पे पहुंच गई है मनोज जी। और ये स्थिति देख के तो बड़ा मुझे, कई बार कई लोगों की बहुत स्थिति होती है, कोई आदमी किसी की लड़की की शादी होती है, वो 15 लाख रुपए मांग रहा है अपने जीपीएफ में से, और उसको 5 लाख दे दिया। आप बताइए उसको बिटिया की शादी करनी कैसे, कैसे किस तरह से मैनेज कर रहा है? सही कहा राहुल जी। शिक्षकों की स्थिति बिल्कुल दयनीय है। वो बिल्कुल समाज में उपेक्षित अपने आप को महसूस करता है, और वर्तमान में समाज का रवैया भी जो है शिक्षकों को प्रति काफ़ी दुरूह हो गया है। समाज जो है शिक्षकों के कार्य को जो है कि सम्मान नहीं देता है। उसका परिणाम ये होता है कि जो हमारे यहाँ छात्र आते हैं वो भी प्रॉपरली शिक्षकों को वो सम्मान नहीं देते जो उनको मिलना चाहिए, जो उनकी गरिमा है। तो ये जो शिक्षकों के सम्मान के लिए क्या करना चाहिए समाज को या सरकार को? मनोज जी, जैसा मैं महसूस करता हूं, शिक्षक वही बनना चाहता है जो सम्मान चाहता है, और यहाँ पे उल्टा हो रहा है। जो शिक्षक बनना चाह रहा है तो सम्मान नहीं मिल रहा। वो इस कारण उसके लिए समाज, हम, सरकार सभी बराबर के दोषी हैं। जिस तरह से समाज में स्थिति चल रही है कि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं मनोज जी, मैं आपको भी क्रिटिसाइज करने में बिल्कुल गुरेज नहीं रखूंगा कि मतलब मीडिया भी दिखा रहा है कि सर एक फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडलिस्ट लड़के को उसको पढ़ा नहीं आ रहा, 2 का पढ़ा नहीं आ रहा, 4 को पढ़ा नहीं आ रहा। वो मतलब जानबूझ के हमें डिस्करेज कर रहा है। और आप ये देखिए कि क्या फाइट करके आ रहा है लड़का, जो कमीशन से लड़का आ रहा है ना सर, आप, मैं बता नहीं सकता आपको मनोज सर, इतना शानदार लड़का आ रहा है। लोग बात कह रहे हैं कि जनरेशन गिर रही है। मैं कहता हूँ जनरेशन इतनी हाईटेक हो गई, इतने अच्छे लड़के आ रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे आ रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता किस तरह से। और उन लड़कों को इस तरह से समाज में इस तरह से दबा जा रहा है, कुचला जा रहा है। मीडिया उनको दिखा रहा है कि साहब इन्हें 2 का पढ़ा नहीं आता, इन्हें 4 का पढ़ा नहीं आता, ये नहीं आता, इनको ये नहीं आता। मीडिया उन्हें दिखा रहा है कि उनको डीएम धमका रहा है, उनको एडीएम धमका रहा है। व्हाट इज दिस? क्या चीज है? अब हर चीज का ज्ञान हर आदमी को नहीं हो सकता। मान लो मैं ही किसी अधिकारी से पूछ लूंगा स्टीपल चेवर्स में कितने इवेंट होते हैं, क्या होता है, स्टीपल चेवर्स में कितने ऑब्स्टिकल होते हैं, क्या होते हैं। अब हर आदमी हर चीज की नॉलेज तो नहीं होती है। वो आप ना एजुकेशन सिस्टम पार करके आया, कमीशन पास करके आया, गवर्नमेंट ने उसे पास कराया, और उसको उसकी डिग्निटी पे आप हाथ बजा रहे हो। एक ट्यूशन का था, ट्यूशन बिल्कुल अध्यापक ने बिल्कुल बंद कर दिया है किसी भी लेवल पे। अब उसके पास केवल अध्यापक को बच्चों को पढ़ाने के सिवा कोई काम ही नहीं है। अब डिस्टर्ब तो केवल आप कर रहे हो ना, सरकार डिस्टर्ब कर रही है कि उन्हें इधर उधर के कामों में लगा रही है। वरना मैं नहीं मानता समाज में शिक्षक की तो आप ये देखिए आवश्यकता इतनी कम है। आप मनोज जी, पैसे वाला बनने का तरीका पता है आपको क्या है? या तो आप डकैती डालें या अपनी आवश्यकताएं कम कर लें। अध्यापक तो ऐसा है जो अपनी आवश्यकताएं कम करके अपने आप को संपूर्ण रखता है। अब अध्यापक की मतलब मानसिकता मैं आपको बिल्कुल टच करके बता रहा हूं कि उसका है ही नहीं। वो तो केवल दाल रोटी में खुश है, वो चाहता ही नहीं कुछ भी आगे बढ़ना, और उनको केवल अपने बच्चों में खुश रहता है। वो बच्चों को पढ़ा के खुश रहता है अपने। इससे ज्यादा क्या चाहता है समाज में, समझ नहीं पा रहा हूँ किसी तरीके से। अब ये तो हमको खुद ही अपने समाज को सोचना पड़ेगा कि अध्यापक किस तरह से कर रहा है। इससे तो मैं कहता हूँ कि जो वहां पे आतंकवादियों ने हमला करा था जो ताज होटल में,
वही आतंकवादी ज्यादा अच्छे थे, उन्होंने बोला आप शिक्षक है, बोलो कोई नहीं, आपको आपको गोली नहीं मारी जाएगी, आप रखते जाएगी। और आप समाज के साधारण आदमियों के आपके बच्चों को पढ़ा रहा है, ज्ञान दे रहा है। आप तो अपने स्कूल में बच्चे को तैयार करके भेजते हैं, किस तरह से 5-5, 6-6 घंटे पढ़ रहा है। एक आदमी का जवान का उसका जवान सूख जाती है, उसको 40 मिनट की क्लास लेता है, किस तरह से वो पढ़ाता है, किस तन्मयता से पढ़ाता है, जबकि 20% ज्यादा मैं अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को यूज नहीं कर सकता। कि 20 मिनट लगातार बोलना अपने ज्ञान के साथ और बच्चों के स्तर पे जा करके, ये बड़ा ही कठिन काम होता है। इसको एक अध्यापक ही समझ सकता है। और राहुल जी, एक और प्रश्न ये उठता है कि नई शिक्षा नीति आई है, ये नई शिक्षा नीति जो हमारी सरकार ने बनाई है, ये क्या छात्रों के लिए हितकर है? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मनोज जी, मैं जिस सिंहासन पर बैठा हूं कि यहाँ पे मुझे बिल्कुल सत्य ही बोलना पड़ेगा। जिस हिसाब से शिक्षा नीति बनाई है वो बहुत ही अच्छी तरह बनाई गई है, अच्छी तरह उसको मॉनिटरिंग किया गया है, काफी अच्छी मेहनत की गई है उसमें, और बहुत अच्छी तरह वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बनाया गया है उसको। और उसमें अच्छा स्किलफुल कर दिया उनको ओरिएंटल कोर्स कर दिए हैं, वो कर दिए, वोकेशनल कोर्स कर दिए हैं। जो चाहता है कि सब्जेक्ट फिजिक्स आता, अगर वो आर्ट लेना चाहता है तो आर्ट भी ले सकता है, उसके ऊपर छोड़ दिया है। कंप्यूटर कोडिंग कर दी है, उसका सारा सिस्टम उसका ऐसा कर दिया है कि आप रीजनल लैंग्वेज से भी कर दिए हैं। थोड़ा सा इंग्लिश पे इन्होंने को कमजोर मान रहा हूं मैं इस सिलेबस में। इंग्लिश पे थोड़ा ये है कि इन्होंने रीजनल लैंग्वेज को बीच में घुसा दिया है, क्योंकि जब आप वर्ल्ड लेवल पे फाइट करते हैं, जब इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको इंग्लिश का बहुत ज्यादा आवश्यक है। चाइना इस संदर्भ में आप हर जगह पीछे, क्योंकि चाइना में आप देखिए वो सीओ रैंक का अधिकारी भी है, वो प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, इसलिए वो वर्ल्ड में आगे अप्रोच नहीं कर पा रहा। इसलिए थोड़ा इंग्लिश पे थोड़ा और फोकस हम करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमें सारे देशों से मिलके चलना है, सारे देशों में आगे आगे प्रोसीड करना है किसी भी उसको। तो मैं इंग्लिश पे थोड़ा सा कहूंगा कि सरकार फोकस करे। बाकी ऑल ओवर मैंने देखा है कि बहुत अच्छा है। एक मैं अपना सुझाव इसमें दूंगा, जैसे यूएस वगैरह में होता है, सेट का एग्जाम होता है उनका, तो 10th लेवल पे ही अगर आप ये कोई एक स्पेशल एलिजिबिलिटी टेस्ट ले लिया जाए और बच्चे का अगर स्क्रूटनिंग कर लिया जाए कि किस बच्चे की कितनी एबिलिटीज है, उनके पॉइंट्स रख दिए जाए, उसको 8, 9, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर जाए, उनके स्किल के क्या है, किसके क्या है, किस तरह के, उसको डिवाइड करके उसको वहीं से फिर कर दिया जाए। क्योंकि ये शिक्षा नीति जिस हिसाब से बता रही है, एजुकेटेड हर पीपल को होना चाहिए, लेकिन सरकार सबको नौकरी तो दे ही नहीं सकती है। इसलिए एक शुरू के इनिशियल लेवल पे, स्टेज पे, 10th पे, 12th पे आगे उसको रोक दें और कह दें भाई कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपकी ये स्किल अच्छी है, आपकी ये स्किल अच्छी है। तो इससे क्या क्लियर पिक्चर हो जाएगी। जो बेरोजगारी जो बढ़ रही है ना, कि सब ने एमए कर ली, सब ने पीएचडी कर ली और नौकरी है नहीं। तो देखो, नौकरी तो एक लिमिटेड है, किसी भी कंट्री की कोई बात है, सरकारी नौकरी एक लिमिटेड नौकरी है, उसको कोई सरकार कोई कुछ भी बोलती रहे कि कभी पूरा नहीं कर सकती किसी आवश्यकता को। तो मैं कहता हूँ कि शुरू पे इनिशियल लेवल पे 10th या 12th लेवल पे आप एक ऐसा टेस्ट रख दीजिए जिसमें कम से कम 8-10 एफिशिएंसी हो, उसके कोडिंग का, उसके एलिजिबिलिटी का, उसके सारे आईक्यू टेस्ट सारे टेस्ट करके उसको वहीं से डिफरेंशिएट कर दिया जाए, भाई आप इस लाइन में चले जाए, आप इस लाइन में चले जाए, आप इस लाइन में चले जाए। क्योंकि स्क्रूटनिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंट्री का। ऐसा नहीं है कि कोई मिस्त्री है वो इंटेलिजेंट नहीं है, उसको वो पढ़ा नहीं है, बस ये मान लीजिए आप। तो एक स्कूटिंग का एक मैनेजमेंट बनाना चाहिए कंट्री में, किसी भी एक टॉप मैनेजमेंट, कि भाई अगर कोई मिस्त्री भी अगर बहुत अच्छा स्किलफुल है तो उसको वहां से उठा के उसे पढ़ाएं। और ये एक बड़ी लंबी और जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसको टैलेंट को छांटने के लिए ये आपको बनाना पड़ेगा। और वो कमेटी पहले प्रांत में, फिर डिस्ट्रिक्ट में, फिर गांव में जाए और जाके स्क्रूटनिंग करे कि भाई किस तरह से। मैंने देखा है कि कई जगह गांव में बहुत अच्छे अच्छे स्किलफुल लोग हैं, हेलीकॉप्टर तक बना रहे हैं लोग बाग बच्चे। अब आप उनको डायरेक्टली उठा के वहीं से करें, उन्हें स्कॉलरशिप दें और उनको अप्रोच करें, फिर इसरो में डालें उसे। मतलब ये सरकार को मेहनत करनी पड़ेगी। ये सरकार का काम ही, एडमिनिस्ट्रेशन का काम यही है कि वो स्क्रूटनिंग करे, क्योंकि स्किल को छांटना ये सरकार का काम है, छांटना। आप ये 1000 बच्चों का एग्जाम दिला लिया और आपने टेस्ट करा लिया, और जैसे बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है, जो अच्छा टैलेंट है उसको सेलेक्ट कर लें और क्लिक कर दें।
आप देखिए यूएसए भी ऐसे ही कर रहा है। आप यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए जो टैलेंटेड को उठा रहा है, इंडिया के जो मोस्ट टैलेंटेड आईआईटी में पैसा हम लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने 20-30 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, और वो उसे पके पकाए सामान को खा रहा है। इस पे भी कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए कि भाई कंट्रोल हो स्थिति कि भाई पढ़ा हमने, सब कुछ हम कर रहे हैं, आप जाके यूएस चले गए। कोई ना कोई पॉलिसी तो ऐसी होनी चाहिए ना भाई कि आप कंट्री का खा रहे हैं, कंट्री का कर रहे हैं, हम बजा रहे हैं दूसरे का। व्हाट इज दिस? बिल्कुल राहुल जी, ब्रेन ड्रेन की समस्या तो भारत के साथ है ही है, और भारत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार इस फील्ड में अच्छा काम कर रही है। राहुल जी, अपने शिक्षक साथियों के लिए आपका क्या संदेश है? शिक्षक साथियों के लिए संदेश मैं आपको यही बताऊंगा आपको कि हर शिक्षक साथी ये सोचता है कि भाई मैं अकेला क्या कर लूंगा, मैं अकेला क्या कर लूंगा। एक बार मनोज जी, जंगल में आग लग गई, सारे जानवर इधर उधर भागने लगे, तो एक डाल पे बैठी कोयल अपनी चोंच में पानी भर के और उस आग में डालती थी, डालती थी, और सारे जितने जानवर थे वो हंस रहे थे उसके ऊपर। तो उसने कहा ये आपके ऊपर हंस रहे हैं और आप तब भी ये करे जा रही हैं। तो कोयल ने कहा कि मैं अपनी क्षमता का पूरा प्रदर्शन कर रही हूं, जिससे आने वाली नस्लों के सामने जब ये जवाब आए तो कम से कम कोयल का नाम सबसे ऊपर रहे, ये कहें कि भाई कोयल ने अपने एफर्ट में कोई कमी नहीं करी थी। इसी मुद्दे पे मैं चल रहा हूं कि मैं अपने शिक्षकों के लिए, जो भी उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी जो समस्या है उनका निस्तारण करने के लिए, और मैं शिक्षा जगत में सबसे नीचे पादान का व्यक्ति हूं। आप एक तरह से मुझे अपने आप को मैं प्रहरी भी बोल सकता हूं कि सबसे नीचे पादान का व्यक्ति हूं, और मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं किसी भी रूप में किसी के काम आ सकूं। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात होगी। और क्योंकि हमारी नस्लों ने, हमारी जो बुजुर्गों ने, उन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत करी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत मेहनत करी है और पहले एमएलसी हमारे थे, अब तो सरकार हमारे एमएलसी भी छीन ली है, सब कुछ छीन रहे हैं, सारी चीजें छीन रहे हैं। उन लोगों ने हमारी करी है, हमारी सेवा शर्तें तय करी हैं कि हमारी ये सेवा शर्तें रहेंगी, हमें सैलरी मिलेगी। वरना पहले तो मैनेजमेंट आता था, दूसरे दिन कहता था बोले अच्छा आप जाइए, कल से घर रहिए आप। तो ये हमारी जो बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे पे रहा है, और तो ये भी हमें प्रेरणा देता है कि हमें भी अपने आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली कौमों के लिए फाइट करनी चाहिए, जिससे आने वाली नस्लें कभी हमसे अगर पूछें कि बोला आपने हमारे लिए क्या किया, तो हम उनको जवाब दे सकेंगे हमने चाहे चौंच से ही पानी डाला आग में, लेकिन हमने कोशिश पूरी करी। बिल्कुल राहुल जी, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, ये गुरु वशिष्ठ की, द्रोण की, चाणक्य की धरती है, गुरुओं की धरती है, पूज्य भूमि हमारी है, और हमें अपने काम को करते रहना है। अध्यापकों को अपने कर्म को लगातार जारी रखना है, समाज का उत्थान भी उन्हें करना है, और समाज को रास्ता भी उन्हें ही दिखाना है। इसलिए शिक्षकों को अपने कार्य से विमुख नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, संघर्ष जारी रहेगा। और इसी के साथ राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया। और अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस मैसेज को, इस वार्ता को आगे भी शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।